चलिए, हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई ये गुणात्मक और मात्रात्मक विधियां मानचित्र बनाने की कौन सी होती है और उसके आधार पर कौन कौन से प्रकार के गुणात्मक और कौन कौन से प्रकार के मात्रात्मक मानचित्र तैयार किए जाते हैं। अब आपके कोर्स में एक मानचित्र है जिसको हम आइसोप्लेथ मैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? आइसोप्लेथ मैप। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आपके कोर्स के हिसाब से ही आगे बढ़ना उचित रहेगा, तो सबसे पहले हम आइसोप्लेथ मैप्स की चर्चा करेंगे कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। इनको हम सममान रेखा विधि मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आइसोप्लेथ मैप्स को हम सममान रेखा विधि मानचित्र कहते हैं। और ये मानचित्रों को तैयार करने की मात्रात्मक विधि है। ठीक है, और उसके द्वारा ये जो मानचित्र तैयार होते हैं ये मात्रात्मक मानचित्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो देखिए, हम जब बात करते हैं इस प्रकार के मानचित्रों की, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी हमें इस प्रकार के मानचित्र बनाने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई मूल्य विशेष की रेखाएं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो समान मूल्य वाली हो, और मानचित्र पर इस तरह से समान घनत्व, समान वायुदाब, समान तापमान, समान ऊंचाई, इस तरह के समान मूल्यों वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो समान रेखाएं कहलाती है। जैसे समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा हो गई। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। और अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस शब्द से आया है, और आइसोस का मीनिंग है वो है आइसोस का जो मीनिंग है वो है समान। ठीक है, वहीं से ये शब्दावली आई है। ठीक है, तो ये देखो, आइसोस का मतलब है समान और प्लेथोस का मतलब है माप। ठीक है, तो आइसोप्लेथ अर्थात समान माप वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो होती है आइसोप्लेथ लाइंस। ठीक है, और उसके आधार पे हम आइसोप्लेथ मैप्स की रचनाएं करते हैं। ठीक है, समताप रेखाएं आइसोथर्म्स जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं, समदाब रेखाएं जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है, समवर्षा रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, समोच्च रेखाएं जिनको कंटूर्स कहते हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। तो इन्हें मानचित्र पर ठीक उसी तरह बनाते हैं जिस तरह समोच्च रेखाएं बनाई जाती है। मतलब जो अंतर्वेशन विधि हम सीखते हैं, आपने पहले भी देखा होगा ना, जब आपने उच्चावच निरूपण की विधियां देखी होगी फर्स्ट ईयर में, या आपने जब प्रोफाइल्स बनाने के लिए मानचित्रों को देखा होगा, और कई बार प्रोफाइल के लिए बेस मैप स्वयं तैयार किया होगा, तो उस समय भी आपने समान रेखाएं बनाई होगी अंतर्वेशन विधि के द्वारा। तमाम समान रेखाएं उसी विधि के द्वारा बनाई जाती है। अतः सममान रेखा मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम मानचित्र में किसी वस्तु की ज्ञात मात्राओं या मूल्यों को स्थानिक संदर्भ में, ठीक है, दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, स्थानिक संदर्भ में। जैसे मान लीजिए कि आप ऊंचाई दिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में भारत का राजस्थान का मानचित्र है, और राजस्थान के ऊपर आपको समोच्च रेखाएं बनानी है, और राजस्थान के किसी 100 स्थानों की ऊंचाई जो है वो राजस्थान के अंदर उन 100 स्थानों के लिए निश्चित बिंदु लगाकर और वो ऊंचाई वहां पर लिखी हुई है। ये आपका आधार मानचित्र होगा। मतलब राजस्थान के मानचित्र के अंदर निश्चित अवस्थितियों को डिमार्केट करके और उनके साथ ऊंचाई लिखी हुई है, ये आपका आधार मानचित्र है। और इसके आधार पर आपको समान रेखाएं खींचनी है, और यहाँ पर क्योंकि वो समान रेखाएं समान ऊंचाई को मिलाती है,
इसलिए हम उनको समोच्च रेखाएं कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जितनी भी ऊंचाई दिखाई हुई है मानचित्र के ऊपर, उसमें से न्यूनतम मूल्य क्या है और अधिकतम मूल्य क्या है, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मुझे जो निरूपण या प्रदर्शन करना है, ठीक है, उसकी रेंज क्या है, उसकी परास क्या है, ये मुझे उसका आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, न्यूनतम और अधिकतम माप के अंतर को देखता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ये चुनता हूँ कि मुझे जो सम्मान रेखाएं बनानी है उनके बीच में अंतराल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पश्चात इन मूल्यों को किसी उचित अंतराल पर अंतर्वेशित करके मानचित्र में सम्मान रेखाएं खींच दी जाती है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतराल निश्चित करते हैं। अंतराल निश्चित करने के बाद में अंतर्वेशन विधि अपनाकर, अंतर्वेशन विधि में हम क्या करते हैं, दो स्थानों की ऊंचाई को जैसे हमने जोड़ा, और यदि उस ऊंचाई के बीच में मेरी कोई भी सममान रेखा का मूल्य वहां पर मुझे पाया जाता है, तो मैं उस 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट उन दोनों के बीच में है, उनको मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा, और उसके बाद समान मूल्य वाले खूब सारे बिंदु जब मुझे मिल जाएंगे, तो मैं उनको मुक्त हस्त मतलब निष्कोण रेखाएं बनाकर, ध्यान रखना इसके अंदर दो खास बात होती है। एक तो सम्मान रेखाएं कभी कभी भी मानचित्र के बीच में कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, उनके उनके उनको आप ट्रेंड के आधार पर इतना बढ़ाइए कि वो मानचित्र के अंतिम सिरे को छू ले और बीच में कहीं टूटे ना। ठीक है, ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। दूसरा ये ध्यान रखना होता है कि ये तमाम रेखाएं जो होती हैं वो निष्कोण बननी चाहिए। मतलब हम जब इनको बनाते हैं तो इनके अंदर कोई नुकीले कोणात्मक जो भाग नहीं होने चाहिए कहीं भी। ये बिल्कुल स्मूथ फ्री हैंड खींची जानी चाहिए। ठीक है, सम्मान रेखाओं के अंतराल को चुनते समय मानचित्र की मापनी एवं आंकड़ों की परिशुद्धता को ध्यान में रखना आवश्यक है हमेशा अंतराल लेने से पहले। और ये बात भी है कि अतः इस विधि का प्रयोग उसी दशा में किया जाना चाहिए जब किसी वस्तु के बारे में वितरण संबंधी हमें सही सही और पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो। ठीक है, अदरवाइज हमें इस विधि को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यदि किसी वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी अर्थात ट्रांजिशनल प्रकृति का है, तो सम्मान रेखाओं का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है ना। ये देखिए, बहुत तरह की सम्मान रेखाएं हम बना सकते हैं। आइसोथर्म्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसो हाइट है ना, आइसोगोन्स है। ये वो रेखाएं होती है जो समान दिक्पात को मिलाती है, इक्वल मैग्नेटिक वेरिएशन को मिलाती है। ठीक है, फिर ये कंटूर्स हैं, है ना। आइसोक्रोम समकाल रेखाएं हैं जो आपके कोर्स में भी है। आइसोक्रोनिक मैप्स, उसमें हम आइसोक्रोन्स बनाते हैं, है ना। आइसोहेलाइंस है जो समान लवणता को मिलाती है। ठीक है, आइसोनैप है जो सममेघ रेखाएं हैं, है ना, इक्वल क्लाउडी कंडीशन को बताती हैं। ठीक है, आइसोसीस्मल जो सम भूकंप रेखाएं कहलाती है। आइसोटैक्स जो सम पवन वेग रेखाएं कहलाती है। मतलब ये बहुत तरह की, यहाँ पर भी थोड़े से उदाहरण दिए हुए हैं, ये बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये जो मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं, और उसको करने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड पे लिए चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वो एक एक करके जो स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को भी हम ध्यान में रखते हैं, और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे मानचित्र की रचना करते हैं। वो पूरा का पूरा जो स्टेप्स है वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले गौर करिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोप्लैथ मानचित्र बनाने के लिए हम एक आधार मानचित्र की रचना करते हैं।
ठीक है, आधार मानचित्र का एक क्षेत्र ले लिया मैंने, ठीक है, और ये मेरा आधार मानचित्र का क्षेत्र है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये ए मेरा आधार मानचित्र का क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं इसके बाद में कि जो भी मुझे मूल्य दर्शाने हैं, है ना, जिनके लिए मुझे सम्मान रेखाएं बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले इस आधार मानचित्र पे मेरे पास उस सम्मान मानचित्र बनाने के लिए किन्हीं निश्चित स्थानों के आंकड़े जरूर होंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आधार मानचित्र का खाका बनाएंगे, इसके अंदर उन सारे आंकड़ों को वास्तविक अवस्थिति, मतलब जहां पर वो स्थान है वहां पर पॉइंट लगा के और इन आंकड़ों को लिख दिया जाता है। ठीक है, ये आधार मानचित्र का काम पूरा हो गया, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे ये जो आपने आधार मानचित्र बनाया है, ठीक है, इस आधार मानचित्र में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या क्या है। जैसे देखो, ये 104, ठीक है, 104 है मूल्य, और मुझे 100 से ज्यादा मूल्य और कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब अधिकतम मूल्य ये तय हो गया 104 है। ये न्यूनतम मूल्य ये 28 मुझे नजर आ रहा है, मेरी समझ यही न्यूनतम मूल्य है जी, यही न्यूनतम मूल्य है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 28 मीटर की ऊंचाई भी हो सकती है, ठीक है ना, ये तापमान के आंकड़े भी हो सकते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो अब आप क्या करिए, आप ये देखिए कि ये 28 और ये 104, मैंने अपना मैप एरिया देखा, ठीक है, और मैंने ये देखा कि मैं 10 डिग्री इंटरवल पे, यदि 10 डिग्री अंतराल पे मैं इस मानचित्र के ऊपर यदि आंकड़ों का निरूपण करूं, ठीक है, तो मैं बहुत बेहतरी से इसको दिखा सकता हूं। मैं उदाहरण लेके चल रहा हूं कि ये सारे आंकड़े जो लिखे हुए हैं ये मीटर में ऊंचाई है, मीटर में ऊंचाई है, और इस पूरे क्षेत्र में अधिकतम ऊंचाई 104 मीटर और न्यूनतम ऊंचाई 28 मीटर। अब इस क्षेत्र में यदि मैं उच्चावच संबंधी विशेषताओं को दर्शाना चाहूं, ठीक है, तो मुझे इस पर सम्मान रेखाएं बनानी चाहिए। सम्मान रेखाएं वो रेखाएं होगी जो यहाँ पर समान ऊंचाई, अर्थात समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाएगी, अर्थात समोच्च रेखाएं होंगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए क्या होगा कि सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि अंतराल कितना लूं। मान लीजिए कि मैंने निर्धारित किया कि मैं 10 मीटर के अंतराल पे समोच्च रेखाएं बनाना चाहता हूं। अब मेरा न्यूनतम मूल्य है 28 मीटर, तो मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि मेरी पहली समोच्च रेखा जो होगी वो हर हालत में 28 से ऊपर मूल्य की होगी, है ना, न्यूनतम वाले मूल्य से ऊपर की होगी। मतलब मैं 30 मीटर की समोच्च रेखा बना सकता हूं, लेकिन मैं 20 मीटर वाली नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को विधि में आप समझ जाओगे अभी कि मेरे पास कोई आंकड़ा है ही नहीं 20 या उससे कम मीटर ऊंचाई वाला। तो किसी भी सूरत में मैं 28 मीटर से कम वाली समोच्च रेखा नहीं बना पाऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ 30 से, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अर्थात ये 8 सममान रेखाएं मेरे मानचित्र पे बनेगी, है ना। 100 से ऊपर मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा अधिकतम मूल्य 104 है। यदि मुझे 100 से ऊपर वाली अर्थात 110 मीटर वाली रेखा बनानी हो, सम्मान रेखा, तो मुझे 110 या उससे ऊपर का आंकड़ा मेरे मानचित्र पे चाहिए, अदरवाइज मैं अंतर्वेशन नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है। अब देखिए आप, बहुत सरल है। अब आपको ये पता लग गया ना कौन कौन सी समान रेखाएं बनानी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां से मैं इस 104 को ये 93 से मिलाता हूं, तो 93 से 4 को मैं मिलाता हूं, इसका मतलब इन दोनों में अंतर है 11 का। 93 में यदि मैं 93 में यदि मैं 11 जोड़ दूं तो 104 आएगा। इसका मतलब कि यदि मैं इस लाइन के 11 बराबर भाग करूं, 11 बराबर बराबर टुकड़े करता हूं लाइन के, और मैं यहां से चौथे टुकड़े को पकड़ लूं, तो बताइए वो मेरे 100 मीटर को बताएगा कि नहीं बताएगा। मैं उस टुकड़े को, उस पॉइंट को मार्क कर लूंगा, ठीक है। और मैं चाहूं तो पेंसिल से लिख लूं 100 मीटर, ये 100 मीटर वाला मेरा बिंदु है। ऐसे ही मैंने क्या किया, मिलाया इस 76 वाले पॉइंट को 104 से। ठीक इसी विधि से मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 100 का आंकड़ा निकाल लिया। फिर मैंने इसको मिलाया 83 से 104 वाले, फिर मैंने इनके बीच में 100 वाला बिंदु निकाल लिया। फिर मैंने इस 93 को मिलाया 104 से, और फिर इनके बीच में 100 वाला पॉइंट निकाल लिया। 4 पॉइंट निकल गया ना। अब मैंने क्या किया, उन चारों पॉइंट को जो 100 वाले हैं, उन चारों पॉइंट को मैंने मिलाते हुए, है ना, और उनके ट्रेंड को देखते हुए किनारे से शुरू करके, और मैंने ये एक रेखा खींच दी। देखो ये बनी, ये लो साहब, मेरा 100 मीटर का कंटूर बन के तैयार। ठीक है। अंत में मैं क्या करूंगा, ये जो सारी लाइनें जो मैं बनाई, जो मैंने अंतर्वेशन के लिए बनाई, वो सब मिटा दूंगा। ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, देखिए ये जो ये 70 है अपने आप में, है ना, तो इन दोनों के बीच भी 70 है, और यहाँ पर क्योंकि 67 का एक डेटा आ गया, तो इधर नीचे भी जैसे ये डेटा आ रहे हैं, ये 73 है, ठीक है, ये 73 है, ये 67 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी कहीं 70 है, इन दोनों के बीच में कहीं 70 है, इन दोनों के बीच में भी कहीं 70 है। ठीक है। तो मैंने तीनों को मिलाया, और उसके बाद में मैंने क्या किया, इस 73 वाले को 67 से मिलाया, टोटल अंतर आया है 6 का, तो इस लाइन के 6 टुकड़े कर लिए। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ 70 का पॉइंट ले लिया, इन दोनों के बीच में भी 6 का अंतर है, तो मैंने क्या 6 टुकड़े कर लिए और 70 का पॉइंट निकाल लिया, है ना, और इन दोनों को मिला लिया, इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है। ठीक है। तो 7 टुकड़े करके और 70 का पॉइंट निकाल लिया, और फिर उसको मैंने धीरे धीरे आपस में मिला दिया, तो मेरे 70 की रेखा बन गई। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो मेरा आंकड़ा है 77, ठीक है, उसके यहाँ पे तो 70 खुद ही बैठा है, इन दोनों के बीच में भी 70 आएगा। यहाँ पर मेरा आंकड़ा है 73, और यहाँ है 66, इन दोनों के बीच भी 70 आएगा। ये 76 और 66 के बीच भी 70 आएगा, ये 73 और 65 के बीच भी 70 आएगा, ये 74 और 64 के बीच भी 70 आएगा, है ना, ये 64 और 74 के बीच भी 70 आएगा। इसका मतलब ये 70 के पॉइंट मेरे को इस लाइन पर फिर मिल रहे हैं, तो मैंने एक रेखा और बनाई 70 की। ये जो विधि जिससे मैं काम कर रहा हूं, इसको अंतर्वेशन विधि कहते हैं, इसे अंतर्वेशन विधि कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी जो पुस्तक है जेपी शर्मा, उसके अंतर भी एक अंतर्वेशन मानचित्र का अंतर्वेशन विधि का एक उदाहरण दिया हुआ है। मैं कोशिश करता हूं कि यदि वो निकल जाता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास जो किताब है उसमें उच्चावच निरूपण की विधियों के अंदर ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। ये डायग्राम आप अपनी किताब में देख सकते हो, और ये अंतर्वेशन विधि का ही डायग्राम है, और बहुत अच्छे से आप इस विधि को यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पे इस विधि की डिटेल्स भी दी हुई है, तो जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई भी है, और चित्र के साथ समझाई हुई है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आराम से यदि हम अंतर्वेशन विधि से एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने 30 वाली लाइन बनाई, है ना, ये 40 वाली लाइन बनाई, फिर ये 50 वाली लाइन बनाई, फिर ये 60 वाली लाइन बनाई, ठीक है, फिर ये 70 वाली लाइन यहाँ ड्रॉ हुई, है ना, ये 70 वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है,
फिर यहाँ पर 80 वाली लाइन ड्रॉ की, यहाँ एक और 70 की लाइन बनती है उसको ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके बाद में और कोने पे गए तो ये 90 के लिए और ये 100, है ना। सम्मान रेखा मानचित्र बनकर तैयार हो गया। कई बार हम इस सम्मान रेखा मानचित्र में अलग अलग मानों के क्षेत्रों को अलग अलग दर्शाने के लिए हम इन सम्मान रेखा मानचित्रों के बीच के क्षेत्र को छायांकित भी कर देते हैं। जैसे आप देखिए इस मानचित्र में, देखिए इस मानचित्र में ये जितने भी बैंड बन रहे हैं बीच वाले, इन सब को छायांकित कर दिया है। देखिए 60 से 70 के बीच के बैंड में जो छाया भरी है वो यहां भी भरी जाएगी, क्योंकि ये बैंड 2 है ना, ये बैंड 2 है, ठीक है। और बाकी इस तरह से हम छाया भरते 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 आगे चलेंगे तो हम इनको पट्टी का आरेख में भी बदल सकते हैं। सम्मान रेखा मानचित्र बनाने का काम हमारा यहाँ पूरा हो गया इस सी में। लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए, है ना, ज्यादा सुंदर प्रदर्शन के लिए हम इसमें अलग अलग पट्टी वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का छायांकन भी कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें आपको बहुत अच्छी तरह ये पता लग गया कि इस पूरे के पूरे विधि में जो हमने आइसोप्लेथ मैप बनाने सीखे हैं, ठीक है, उसमें आपने देखिए कि इन क्वांटिटी के बिना ये मात्राएं जो है जो हमने बेस मैप के अंदर अंकित करी हुई है, इसके बिना हम इसके अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। यही कारण है कि क्योंकि ये विधि पूरी तरह से मात्राओं पर निर्भर है, पूरी तरह से डेटा पर निर्भर है, इसीलिए यह एक मात्रात्मक विधि है और सममान मानचित्र एक मात्रात्मक मानचित्र है। हम इसके उपयोग बहुत सारी जगह देखते हैं। हम इसके उपयोग देखते हैं बहुत सारे तरह के जलवायविक तत्वों को दिखाने में, उच्चावचों के निरूपण में, जनसंख्या के घनत्वों के निरूपण में, ठीक है, बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनके वितरण में भी विशेष तौर पे इन मानचित्रों का को हम तैयार कर सकते हैं। हम इवन जैसे जो हमारे आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, भूकंप के क्षेत्रों को भी हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करने के लिए भी हम इस तरह के जो मानचित्र है, सम्मान रेखा मानचित्र, उनकी सहायता लेते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही व्यापक उपयोग है इस विधि का, सांख्यिकी विधि, ये जो मात्रात्मक विधि का बहुत ही वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। बहुत सारा यूज इसका मटेरियोलॉजी में किया गया है। हम समदाब रेखा मानचित्र, समताप रेखा मानचित्र, समवर्षा रेखा मानचित्र, अनेकों प्रकार के मानचित्र जलवायु विज्ञान में हम इस विधि के द्वारा अपनाते हैं। इस विधि के द्वारा हम बहुत आसानी से हम परिवर्तन को भांप सकते हैं, परिवर्तन की दिशा को देख सकते हैं और परिवर्तन की दर का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। और इन मानचित्रों की एक बात और खास है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बाउंड्रीज से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक प्रवणता को दर्शाते हैं, ठीक है। इसलिए ये नेचुरल एलिमेंट्स या नेचुरल पैटर्न्स, जो प्राकृतिक प्रारूप है या जो प्राकृतिक तत्व है, ठीक है, उनको दर्शाने के लिए बहुत ही अच्छे मानचित्र हैं, ठीक है। और एक और खास बात है कि ये मानचित्र जो हैं ये ट्रांजिशनल बेल्ट्स वाले जो तत्व होते हैं उनको दर्शाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है हमारे पास, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत सीमाएं हैं इसको लेके वो ये है कि भाई इसके अंदर हमें एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि इंटरपोलेशन या अंतर्वेशन है, ठीक है ना। और ये और है कि इसके अंदर यदि हमारे पास में ज़्यादा मात्रा में डेटा नहीं होता है तो ये जो इंटरपोलेशन है, ठीक है, ये फिर काफ़ी हद तक अंदाजे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें यदि हमारा डेटा सेट मजबूत होगा, यदि हमारे पास डेटा पास पास के स्थानों के होंगे, तो फिर ये जो सम्मान रेखाएं हैं ये उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट और उतनी ज़्यादा बेहतरीन बनेगी, ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, लाइंस के द्वारा, सम्मान रेखाओं के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, और वो सम्मान रेखाएं जो होती है वो पॉइंट डेटा के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो कभी कभी इसमें हमें थोड़ी बहुत एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, और जब हम ट्रांजिशनल बेल्ट को दिखाते हैं, ठीक है, तो यदि वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हो, यदि वो बहुत ही संकड़ी हो, पास पास में हो, ठीक है, और यदि वहाँ पर कोई वितरण में बहुत ज़्यादा स्पष्ट बदलाव देखने को नहीं मिल रहा हो, स्पष्ट चेंज देखने को नहीं मिल रहा हो, तो फिर ये लाइंस जो है वो अपना महत्व खो देती हैं। उस केस में इनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक सशक्त तकनीक है, और जलवायु विज्ञान में तो इस तकनीक